फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और ऑब्वियसली दिस हैज़ बीन रिटन बाय एनी फ्रैंक, क्योंकि एनी फ्रैंक की लिखी हुई हम लोग एक डायरी पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री का नॉलेज को भी लेना होगा कि आखिर एनी फ्रैंक कहाँ की थी और किन परिस्थितियों में एनी फ्रैंक ने डायरी लिखा, जिसका एक पन्ना, एक दिन का आप कह सकते हैं एंट्री हम लोगों को यहाँ इस चैप्टर के रूप में पढ़ने को दिया गया है। तो लेट अस बिगिन। बिफोर यू रीड, एनी लेसी मैरी एनी फ्रैंक। यस, दिस वाज द फुल नेम ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का पूरा नाम है एनी लेसी मैरी एनी फ्रैंक। 12 जून 1929 फरवरी और मार्च 1945 वॉज अ जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल। इसका जन्म यानी एनी का जन्म जर्मनी में हुआ था और यह जीव थी, यानी जेविश गर्ल थी, मतलब जीव थी, जीव कम्युनिटी से आती थी, जिसको हम लोग हिंदी में यहूदी कहते हैं, और जिसके खिलाफ जो हिटलर था वह एक तरह से हॉलोकास्ट किया था, यानी नरसंहार किया था यहूदियों के खिलाफ। हु रोट, जिसने लिखा है इस डायरी को, वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर II। नेदरलैंड्स विच इज़ अनदर कंट्री। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक का ये पीरियड है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और उस दौरान जब हिटलर ने यानी जर्मन ने नेदरलैंड्स को भी ऑक्यूपाइड कर लिया था, यानी अपने कब्जे में ले लिया था, और उसी दौरान जो एनी फ्रैंक का फैमिली था वह हाइडिंग में था यानी छिपा हुआ था एम्स्टर्डम नाम के जगह में। उसी के दौरान एनी फ्रैंक ने डायरी लिखा था। आगे कहा जा रहा है कि हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। नाजी किनको कहा जाता है? तो हिटलर और हिटलर के जो सपोर्टर्स थे उस कम्युनिटी को नाजी कहा जाता है। तो जर्मनी में जब नाजियों की सत्ता आई अबाउट 1933 में आई थी, बट वेयर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड्स। तो जर्मनी में जब सत्ता आ गई थी नाजियों की, तो एनी का जो फैमिली था वह नेदरलैंड्स मूव कर गया था, नहीं नेदरलैंड्स चला गया था, विच इज़ अनदर कंट्री, जो दूसरा देश है, वहाँ चला गया था। लेकिन फिर बाद में नाजियों ने उस देश पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। एंड एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। और जब जेविश पीपल के प्रति, है ना, हिटलर को ये लगता था कि जो जेविश लोग हैं दे आर अगेंस्ट हिम, वो इसके विरुद्ध में है, एंड दे आर नॉट गुड पैट्रियट्स, वे देशभक्त नहीं हैं, एंड दे आर अगेंस्ट देयर कंट्री टू। उसको लगता था कि वे लोग देश के विरुद्ध भी हैं, देशद्रोही लोग हैं, एंड फॉर दिस रीज़न ही वांटेड टू किल देम। उन्हें सबको मार देना चाहता था, उन्हें जेनोसाइड करना चाहता था, हॉलोकास्ट करना चाहता था, नरसंहार एकदम बड़े से गैस चैम्बर में या एक तरह से कैद करके उन्हें मार देता था। ठीक है, आप अगर 9 क्लास की हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक जब एनी का पूरा फैमिली छिपा रहा हाइडिंग में, लेकिन द ग्रुप वाज बेट्रेड, लेकिन किसी ने विश्वासघात कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, यानी किसी ने इनके छिपे होने की जो सीक्रेट था, इस सीक्रेट को डिस्क्लोज कर दिया। पूरा परिवार पकड़ा गया एनी का, और कंसंट्रेशन कैंप जो होता था, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप वही कैंप होता था जहां यहूदियों को, यानी ज्यूज पीपल को कैद कर दिया जाता था, इम्प्रिजन कर दिया जाता था, और फिर वो उनकी डेथ हो जाती थी। कभी कभी तो गैस से भरे एक कमरे में, चैम्बर में ले जा कर के लोगों को छोड़ दिया जाता था, और वहाँ एक जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी। इस तरह से उनको मारा जाता था यात्रा दे देकर। यहाँ कहा जा रहा है कि एनी डाइड ऑफ टाइफस बर्जन बेस्लिन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गॉट फ्रैंक, यानी उसकी बहन जो मार्गॉट फ्रैंक थी उसकी डेथ हुई, उसके बाद एनी की भी डेथ हो गई थी। लेकिन हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर, लेकिन उसके पिताजी जिनका नाम ओटो फ्रैंक था वो एकमात्र जीवित बच गए थे। और फिर उन्होंने
वापस जब युद्ध की स्थिति समाप्त हो गई, जब हिंसा की स्थिति समाप्त हो गई, तो वो एम्स्टर्डम लौटना उचित समझे, यानी एम्स्टर्डम जहाँ वो छिपे हुए थे, जहाँ से उन लोगों को उठा करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रख दिया गया था, तो वहाँ वो लौटे एंड उन्होंने पाया, एक डायरी पाया उन्होंने, जो कि एनी फ्रैंक ने डायरी लिखा था। और उस डायरी को पढ़ने के बाद ओटो फ्रैंक को, यानी एनी के फादर को, यह लगा कि दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक रिकॉर्ड्स, यह एक बेजोड़ सा रिकॉर्ड जैसा है, और उन्होंने उसे पब्लिश करवाना चाहा इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, एक बुक के रूप में उसे पब्लिश कराना चाहा। और वही बुक बाद में ह्यूज पॉपुलरिटी गेन किया, यानी बहुत प्रसिद्धि मिली उसको, एज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और टाइटल उस बुक का था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, अर्थात एक छोटी लड़की की डायरी। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक। अब ये जो डायरी जी थी वो एनी फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे, यानी 13वें जन्मदिन के अवसर पर एज अ गिफ्ट, एज अ प्रेजेंट दिया गया था। और इस डायरी में जो क्रॉनिकल्स हैं, यानी जो घटनाओं का क्रमवार विवरण है, वह 12 जून 1942 से बिगिन होता है, वहाँ से शुरू होता है। और इस डायरी की जो फाइनल एंट्री, यानी लास्ट एंट्री है, वो 1 अगस्त 1944 को की गई है। एंड जब यह बुक के तौर पर पब्लिश हुआ, यह डायरी जिसका टाइटल था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच। यह वास्तविक में डच लैंग्वेज में लिखा गया था, यानी एनी ने इस डायरी को डच लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन बाद में यह दुनिया के बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। और आज एक तरह से यह एक बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जैसा माना जाता है कि किस तरह से नाजीज ने किया था अत्याचार, ऑपरेशन किया था, किस तरह से सप्रेस किया था ज्यूज पीपल को, इसके सबूत के तौर पर एनी फ्रैंक की डायरी को पढ़ा जाता है। ठीक है, एंड आई वुड सजेस्ट हियर कि आप उस बुक को पढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ आपको केवल एक पन्ना, डायरी का केवल एक दिन की एंट्री को पढ़ने के लिए दिया गया है, लेकिन आप पूरे बुक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, यू विल फाइंड दैट हाउ नाइसली barely a 13 years old girl has written, कितनी सुंदर तरीके से लिखा है यानी ने, मात्र 13 साल की उम्र में भी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमारा चैप्टर बिगिन होता है। एनी फ्रैंक कहती है, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। कहती है कि डायरी लिखना वास्तव में एक अजीब सा अनुभव है, एक मेरे जैसा लड़की के लिए या मेरे जैसे उम्र के एक व्यक्ति के लिए। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. कहती इसलिए डायरी लिखना मेरे लिए एक अटपटा सा अनुभव है, स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैंने पहले कुछ नहीं लिखा है इसके पहले, यानी मैंने कुछ भी लिखने का इससे पहले ट्राई नहीं किया है अपार्ट फ्रॉम माई सब्जेक्ट मैटर। यानी जो पढ़ती होगी उन सारे विषयों के अलावा उसने कुछ भी लिखने वाले तौर पर नहीं लिखा है उसने। और दूसरी बात वो कहती है कि मैं यह भी सोचती हूँ डायरी लिखने समय कि मैं डायरी तो लिख रही हूँ, लेकिन बाद में मैं डायरी लिख दूंगी, लेकिन बाद में ना मैं स्वयं ना ही कोई और व्यक्ति इस बात के लिए इंटरेस्टेड होगा, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पाएगा कि एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल की डायरी में कुछ भी उसको इंटरेस्टिंग नहीं मिलने वाला है, ऐसा वो कारण बताती है। इसलिए वो कहती है कि डायरी लिखना मेरे लिए एक स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस है, अजीब सा अनुभव है। ओह वेल इट डजंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। वो कहती खैर इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहले तो वो कहती है कि मुझे अटपटा लग रहा है डायरी लिखने में, लेकिन बाद में कहती खैर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कहती मुझे कुछ लिखने जैसा मन कर रहा है, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे एक बड़ा कारण है डायरी लिखने का, वो ये है कि मेरे मन में, मेरे हृदय में जो बहुत सारी बातें हैं
उसे बाहर करना है, उसे शेयर करना है, इसलिए डायरी लिखना मेरे लिए ज़्यादा आवश्यक है। फिर वो आगे कहती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एक कागज के पास व्यक्ति के तुलना में अधिक धैर्य होता है, यानी कागज ज़्यादा धैर्यवान होता है व्यक्ति के तुलना में, है ना। अर्थात यहाँ एनी ये कहना चाह रही है कि अगर आप अपनी किसी सीक्रेट को, किसी प्राइवेसी वाले मैटर को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट दैट मैटर वुड बी लेटर डिस्क्लोज टू समवन, वो किसी न किसी के पास कहीं दिया जाएगा उसके द्वारा। लेकिन पेपर अगर आप कागज़ में लिखते हैं तो अनलेस समवन रीड्स दैट, जब तक कोई उसको पढ़ने ही नहीं लेता तब तक वह बिल्कुल सीक्रेट है आपका, बिल्कुल एक रहस्य की तरह बना रहता है। इसलिए वो कहती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। और आपको मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट कर दूँ कि बाद में चैप्टर के अंत होने के बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसको इलस्ट्रेट करने के लिए। एंड मैट्रिकुलेशन के एग्जामिनेशन में भी कई बार मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इलस्ट्रेट करने के लिए कि इसका आप व्याख्या करें पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। तो आगे कहती है आई थॉट ऑफ दिस थिंग, मैंने इस कहावत के बारे में विचार किया on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। उन दिनों मैंने इस कहावत के बारे में विचार किया जब मैं थोड़ी डिप्रेस थी, यानी डीपली सैड थी, अवसादग्रस्त होने जैसा थी, और अपने घर में बैठी हुई थी, अपनी चीन को यानी अपनी ठुड्डी को अपने हाथ में लिए हुए, यानी अपने गाल पर हाथ रखकर मैं बैठी हुई थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस, उबाऊ होकर के बेजान सा बैठी हुई थी, मैं उबी हुई थी, बोर हो गई थी, ऐसा वो बताती है। आगे वो क्या कहती है सो देखिए, वंडरिंग वेदर टू स्टे इट इन और गो आउट। और मैं इस बात को लेकर के विचार कर रही थी, मुझे स्पष्ट सा बात समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे घर पर स्टे करना चाहिए या फिर बाहर कहीं जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और मैं अंततः यह निर्णय की कि मुझे रुकना चाहिए, घर में ही ठहरना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ब्रूडिंग, और मैं मनन करते रही। ब्रूड मतलब होता है टू थिंक डीपली ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर आप गहन विचार जब करते हैं तो आप ब्रूड कर रहे होते हैं, चिंतन कर रहे होते हैं। यस, वो आगे कहती है हाँ पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। वो कहती है कि यस पेपर डज है, हाँ सचमुच में कागज के पास अधिक धैर्य होता है। और चूंकि एंड सिंस मीन्स चूंकि आई एम नॉट प्लानिंग, मेरी कोई योजना नहीं है कि मेरी इस नोटबुक को कोई बाद में पढ़े जिसे मैं डायरी कह रही हूँ। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मैं कोई वास्तविक मित्र ना पालूं, अर्थात मेरी कोई रियल फ्रेंड अगर होगी तो वो तो इस डायरी को पढ़ेगी, लेकिन मैं उसके अलावा किसी और के लिए नहीं चाहूँगी कि मेरे इस पन्नों को जिसे मैं डायरी कह रही हूँ उसे कोई पढ़े। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और शायद इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। आगे क्या कहती है, आगे कहती है नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। कहती है कि अब मैं वापस आकर के आपको उस बिंदु पर बात करती हूँ जिसने मुझे उकसाया, जिसने मुझे एनकरेज किया, प्रॉम्प्ट किया। प्रॉम्प्ट करना मतलब उकसाना, प्रोत्साहित करना। मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, यानी पहले मैं उस बात को बताने वाली हूँ जिसने मुझे डायरी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, वो कहती है कि मेरी कोई मित्र नहीं है, ये पहली बात है। कहती है लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, लेकिन मुझे इस बात को साफ साफ आपको समझाने दीजिए, साफ साफ मुझे कहने दीजिए। सिंस नो वन बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, चूंकि कोई इस बात को विश्वास करेगा नहीं कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेले है, कोई उसकी सहेली नहीं है, कोई उसकी फ्रेंड नहीं है, इस बात को शायद कोई विश्वास आसानी से नहीं करेगा। एंड आई एम नॉट, और कहती है सच में, और मैं सच में अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, कहती है मेरे एक प्यारे माता पिता हैं, लविंग पेरेंट्स हैं, एंड 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की मेरी बहन भी है, 16-year-old सिस्टर है। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मैं
फ्रेंड कह सकती हूँ, मित्र बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है, लविंग आंट्स हैं एंड अ गुड होम, है ना, प्यारी चाची लोग हैं और एक प्यारा सा घर है। नो, फिर आगे वो कहती नो ऑन द सरफेस। और इस तरह से बाहर से, सरफेस से, यानी ऊपरी दुनिया से अगर हम देखें तो आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल एक सच्ची सहेली को छोड़कर, एक ट्रू फ्रेंड को छोड़कर मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। और मैं जब अपनी सहेलियों के साथ होती हूँ, जिन्हें मैं फ्रेंड्स कहती हूँ लेकिन मैं उन्हें बेस्ट फ्रेंड नहीं कह सकती, तो मैं उनके साथ जब होती हूँ तो मैं केवल यह प्रयास करती हूँ कि हैविंग अ गुड टाइम, कि समय अच्छे से बीते, मज़े से बीते। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। और मैं सहेलियों के साथ जब होती हूँ तो दिन प्रतिदिन की जो सामान्य सी बातें होती हैं, छोटी छोटी जो बातें होती हैं, ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स जो होती हैं, ऑर्डिनरी मीन्स बिल्कुल सिंपल, साधारण, मामूली सी, तो उन सारी चीज़ों पर मैं बात करती हूँ। एंड वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन बातें तो मैं करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा किसी के साथ फील नहीं कर पाती कि जिसके साथ मैं बिल्कुल क्लोज हो जाऊँ और अपनी मन के गहराई में जो बातें छिपी हुई हैं उसे मैं डिस्क्लोज कर पाऊँ किसी के साथ। ऐसी कोई मेरी सहेली नहीं है। आगे वो कहती मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, हो सकता है कि यह मेरी ही गलती हो, दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते। फ्रेंड बनाने की और बेस्ट फ्रेंड बनाने की तो ये पहली कंडीशन है, पहली शर्त है कि आपको पूरी तरह से अपने किसी मित्र पर विश्वास करना होगा और आपको अपनी बातें पहले बतानी शुरू करनी होगी, तो शायद अगला भी अपनी सारी बातें आपसे बताना शुरू कर देगा। तो इसलिए यहाँ एनी कह रही है कि शायद यह मेरी ही गलती है कि मैं या हम लोग किसी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते। इन एनी केस, कहती है खैर जो भी हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, यही मेरे साथ है तो है, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और दुर्भाग्य से मेरी यह स्थिति बदलने वाली भी नहीं है। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और शायद इसलिए मैं डायरी लिखना शुरू करने वाली हूँ। तो यहाँ एनी ने यह बताया कि वह डायरी क्यों लिख रही है। इससे पहले हम लोगों ने एक तरह से एक बैकग्राउंड देखा, इस चैप्टर का बैकग्राउंड है कि एनी डायरी क्यों लिख रही है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे वो थोड़ा सा मैं To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. कहती है कि मैं आप सबको बता दूं कि जैसे ज़्यादातर लोग डायरी लिखते हैं, है ना, कुछ भी बातें अपनी डायरी में तुरंत लिख देते हैं, जॉट डाउन कर देते हैं। आई डोंट वांट, मैं वैसा नहीं चाहती कि मैं फैक्ट्स को, किसी बात को मैं तुरंत अपने डायरी में नोट कर लूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि दिस डायरी, ये जो डायरी है वह मेरी फ्रेंड बन जाए, मेरी सहेली बन जाए। और वो कहती है कि इसलिए मैं इसका नाम किटी रख रही हूँ, मैं इसे किटी बुलाने वाली हूँ। और यहाँ से आपको एक पॉइंट मिलता है कि एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा है। कहती है सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज और स्टोरीज टू किटी इफ आई वेयर टू प्लंज राइट इन। कहती है कि अगर कोई मेरे किटी की कहानी पढ़े, यानी मेरी डायरी के पन्नों की बात कर रही है, यानी कि किटी की अगर कहानी कोई पढ़ेगा सीधा सीधा तो उसे बातें समझ में नहीं आएंगी अगर मैं सीधे सीधे डायरी लिखना शुरू कर दूंगी तो। इसलिए आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। कहती है कि इसलिए यह बेहतर होगा कि मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रोवाइड कर दूँ, उपलब्ध कराऊँ। ब्रीफ स्केच, संक्षिप्त में विवरण। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, कहती है लेकिन मैं ये भी बता दूं कि अपने जीवन के बारे में बताना मुझे सबसे अधिक नापसंद है, अर्थात मुझे अच्छा नहीं लगता। आगे वो बताती है कि माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिताजी, मेरे फादर, मेरे पापा, जहाँ तक मैंने और जितने भी मैंने फादर देखे हैं, दूसरों के फादर को मैंने देखा है,
उसमें सबसे ज़्यादा एडोरेबल हैं, प्रशंसनीय हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा कहना चाहती है एनी। डिडेंट मैरी माई मदर, और उन्होंने तब तक मेरी माँ से विवाह नहीं किया अंटिल ही वॉज, जब तक कि वो 36 के नहीं हो गए थे, अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25, और मेरी मदर 25 की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926, और मेरी बहन जिसका नाम मार्गोट था वह फ्रैंकफर्ट यानी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में जन्म ली थी 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और लगभग 3 ईयर्स लेटर, 3 साल के बाद एनी बताती है कि उसका जन्म हुआ। वो कहती है कि आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के व्यू पॉइंट से आपको यह डेट याद रखना है कि व्हेन वाज एनी बॉर्न, तो एनी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, वो कहती है कि मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक मेरी उम्र 4 साल की थी, यानी 4 साल की उम्र तक मैं लगभग फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे फादर वहाँ से यानी फ्रैंकफर्ट जर्मनी को छोड़कर हॉलैंड में माइग्रेट किए, यानी वहाँ चले गए। कब चले गए? तो 1933 में, और शायद 1933 ही वो साल था जब नाजीज ने जर्मनी को ऑक्यूपाइड कर लिया था, यानी हिटलर का शासन आ गया था। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये भी नाम आपको याद रख लेना है एग्जामिनेशन के भी पॉइंट से, कि यानी कि जो मदर थी उसका नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और मेरी माँ भी सितंबर महीने में फादर के पास चली गई, यानी एनी के पिताजी के पास उनकी माँ चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वेयर सेंट टू एचेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, और मैं और मेरी दीदी को एचेन भेज दिया गया था अपनी दादी के साथ, या नानी, जो भी है क्लियर नहीं है, ग्रैंड मदर केवल लिखा है, और ग्रैंड मदर में मतलब इंग्लिश में नानी और दादी दोनों होता है, तो वी कैन नॉट से हियर क्लियरली वेदर नानी की बात हो रही है और दादी की बात हो रही है। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, फिर वो कहती कि मार्गोट यानी एनी की जो बड़ी बहन थी वह भी हॉलैंड यानी अपने मदर फादर के पास दिसंबर महीने में चली गई, और कहती है कि मैं फरवरी महीना में पीछे से गई। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन, जब मुझे ले जा करके मेरी दीदी के बर्थडे वाले दिन वहाँ दीदी को एक उपहार के तौर पर मुझे प्रस्तुत कर दिया गया, यानी मुझे ले जाकर वहाँ ऐसे रखा गया जैसे मानो मैं दीदी के बर्थडे का एक प्रेजेंट हो, एक उपहार हो। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? उपहार होता है। तो आगे की बात करते हैं। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल। उसके बाद एनी यहाँ स्कूल की बात बताती है कि वह कैसे स्कूल शुरू की, और जब तक वह 6 साल की थी लगभग तब वह शुरू की थी, और वह पहले क्लास में शुरू की स्टडी करना जैसा सब लोग करते हैं। फिर वो बताती कि इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेज कुपेरस। 6th क्लास में उनकी टीचर मिसेज कुपेरस थी। द हेड मिस्ट्रेस थी वो, यानी स्कूल की वो क्या थी? हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधानाध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेयर बोथ इन टीयर्स। कहती है कि साल के अंत में जब मैं स्कूल छोड़ रही थी तो हम लोग दोनों ही रो रहे थे, यानी टीचर भी रो रही थी और एनी फ्रैंक भी रो रही थी, बिकॉज दे हैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि एक दिल तोड़ देने वाली विदाई का दृश्य था। विदा लेते समय वो दोनों, यह साधारणतः ऐसा जल्दी होता नहीं है कि किसी टीचर के साथ स्टूडेंट का इस तरह का कनेक्शन बन जाए कि टीचर भी स्टूडेंट के जाने पर रो रहे हों और स्टूडेंट भी टीचर से अलग होने पर रो रहे हों। इन द समर ऑफ 1941 बताती है कि 1941 के गर्मी के दिन में ग्रैंड माँ जो दादी थी वो बीमार पड़ गई एंड हैव टू हैव एन ऑपरेशन, और उन्हें एक ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, और इस तरह मेरे जो बर्थडे था वह एक लिटिल सेलिब्रेशन के साथ पार हो गया, यानी बर्थडे तड़क भड़क के साथ नहीं मनाई गई। और मेरी दादी डाइड इन जनवरी 1942 के जनवरी महीने में दादी की डेथ हुई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कहती है कि इस बात को कोई नहीं जानता कि मैं दादी के बारे में कितना सोचते रहती हूँ। एंड आई स्टिल लव हर, और मैं अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ।
This birthday celebration in 1940 was intended to make up for the other। और 1942 का यानी दादी के डेथ के बाद वाला जो मेरा बर्थडे था वो पिछले साल के बर्थडे में जो कटौती की गई थी उसको मेकअप किया जा रहा था। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और दादी के लिए भी एक अलग से कैंडल को बर्न किया गया, एक अलग से कैंडल को लिट किया गया, यानी एक अलग से मोमबत्ती जलाई गई दादी के नाम पर भी। तो the length of the video will be very long if I continue further। अगर so I would like to stop here। सेकेंड पार्ट, इस स्टोरी का सेकेंड पार्ट आपको जल्दी ही अवेलेबल करा दिया जाएगा, सेकेंड एंड द फाइनल पार्ट। वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो रहा है इसलिए आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।